Now today we will deal with Section 9 of the Indian Evidence Act. Now let me tell you that the most important concept that lies within Section 9 is the relevancy of test identification parade. So before elaborating upon it, I would just like to briefly deal with the section. Section 9 says facts necessary to explain or introduce relevant facts. अब इसमें 5 तरह के facts हैं जो relevant बताए गए हैं. First is facts necessary to explain or introduce a fact and issue or relevant fact. Second is facts which support or rebut an inference suggested by a fact and issue or relevant fact. Third is facts which establish the identity of anything or person whose identity is relevant. Fourth, which fixes the time or place at which any fact and issue or relevant fact happened. And fifth, which show the relation of the parties by whom such fact was transacted. All of these facts are made relevant for the purpose of Section 9. ठीक है, तो अब जो इलस्ट्रेशन A, B, D, E, F हैं, ये उन चीज़ों के इलस्ट्रेशन हैं जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है, और जो इलस्ट्रेशन C है वो उस बात का इलस्ट्रेशन है विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. मैं आता हूँ, एक करके इलस्ट्रेशन से डील करेंगे. पहला इलस्ट्रेशन देखिए जहाँ पे ये सवाल है कि वेदर द गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए. तो इन सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि विल क्यों ज़रूरी हुई, विल क्यों बनाई गई, उन सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली एट द डेट ऑफ अलेजेड विल वुड बी रेलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है, सिमिलरली इलस्ट्रेशन बी पे आ जाते हैं वेयर ए सुज बी फॉर अ लिबेल imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libellous is true. तो फिर the position and relation of the parties at the time when the libel was published would be relevant fact as they are introductory to the fact and issue. देन एक और चीज़ इसमें जो बताई गई है इलस्ट्रेशन में, उसमें ये है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्प्यूट, मतलब कि एक्सप्लेनेशन कि उसकी डिटेल्स क्या थी डिस्प्यूट की अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिजेड लिबेल आर इररेलेवेंट. लेकिन द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट वुड बी रेलेवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी. व्हाई इज इट रेलेवेंट? बिकॉज इट इज नेसेसरी to introduce the circumstances that led to actual libel. इसलिए वो ज़रूरी है. देखिए एक प्रिंसिपल याद रखिए जो सेक्शन 9 का है वो ये है कि एविडेंस इज ऑलवेज अलाउड ऑफ फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द मेन फैक्ट और सम रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है, देन आई कम टू इलस्ट्रेशन डी. अभी सी पे मैं बाद में आऊँगा. वो कहता है ए sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. सी जाते जाते ए से कह जाता है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बी ने मुझे एक बेटर ऑफर किया है. ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट सी का कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है. सो एंड इट इज रेलेवेंट टू द फैक्ट एंड इशू. तो ये सेक्शन 9 में रेलेवेंट होगा. सिमिलरली आई कम टू इलस्ट्रेशन ई विच सेज ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट and is seen to give stolen property to B. Who is seen to give it to A's wife? तो A जिसने चोरी की उसने स्टोलन प्रॉपर्टी B को दी, B ने A की वाइफ को दी. अब B जब डिलीवर कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी A की वाइफ को तो कहता है कि A says you are to hide this. अब ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है B का. क्यों? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. वो पूरा ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर रहा है. स्टोलन प्रॉपर्टी को हाइड किया जा रहा है तो ये बता रहा है ना कि ये ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से है क्या जो क्लैंडस्टाइनली होल्ड किया जा रहा है. सो इट वुड ऑल्सो बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9. देन आई कम टू इलस्ट्रेशन एफ वेयर इट इज सेड दैट ए इज ट्राइड फॉर रायट एंड इट इज प्रूव्ड टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction.
तो अगर मान लीजिए ए एक राइट को लीड कर रहे हैं जहाँ पे एक वायलेंट स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं और उसके कंसिक्वेंस में वायलेंस कमिट भी हो रही है ना, तो जब अगर ऐसे मॉब लीडर का ट्रायल हो रहा है जो लीड कर रहा है मॉब को, तो ये बताने के लिए कि मॉब का इंटेंशन क्या था एंड पर कंस्ट्रक्शन ए का इंटेंशन क्या था, द क्राइज ऑफ द मॉब वुड बी रेलिवेंट बिकॉज दे वुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन वहाँ पे होल्ड किया जा रहा था. लेट अस सपोज वायलेंट मॉब थे, वायलेंट स्लोगन्स थे, वायलेंस कमिट हुई, तो वैसे ही जो वायलेंट स्लोगन्स थे वो प्रोसिक्यूशन एज इट इज़ प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ दैट वॉज अ वायलेंट वन. ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इलस्ट्रेशन सी पे. अब ये कहता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर कमीशन ऑफ अ क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस. तो ये रेलेवेंट होता है सेक्शन 8 में बिकॉज इट इज़ कवर्ड अंडर सब्सिक्वेंट कंडक्ट, क्योंकि वो अफेक्ट हो रहा है फैक्ट एंड इशू के द्वारा, है ना. अब सेक्शन 8 में भी आप इलस्ट्रेशन एच देख सकते हैं और इलस्ट्रेशन आई देख सकते हैं जहाँ पे absconding after commission of the alleged crime has been made relevant, है ना. अब सेक्शन 9 उसी कंटेक्स्ट में एक बात कर रहा है. वो कह रहा है कि द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम he had a sudden and urgent business at the place which he went would be relevant as tending to explain the facts that he left home suddenly, and the details on the business on which he left are not relevant except insofar as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. तो illustration C क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि let us suppose person has absconded, और abscond होने के बाद let us suppose prosecution ये evidence देना चाहता है कि कह रहा है कि देखिए भाग गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, ये हो सकता है गिल्टी है. let us suppose prosecution ये कह रहा है, तो डिफेंस क्या बोलेगा, क्या एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स रखेगा, वो ये बताएगा कि अरे वो इसलिए नहीं भागे थे क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन था, वो इसलिए वहाँ से उस स्पॉट से एब्सकॉन्ड कर गए थे क्योंकि उनको याद आया कि ही हैड अ सडन एंड अर्जेंट बिजनेस. तो ये जो फैक्ट है ना सडन एंड अर्जेंट बिजनेस का, ये एक्सप्लेन करेगा कि वाई ही एब्सकॉन्डेड एंड वाई ही लेफ्ट दैट स्पॉट. दूसरा कोर्ट के लिए ये रेलेवेंट होगा कि बिजनेस सडन या अर्जेंट था या नहीं. अब बिजनेस की डिटेल कोर्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है कि बिजनेस क्या था, उसमें क्या होता है, ये रेलेवेंट नहीं है. बस कोर्ट को इतना देखना है कि देयर वाज अ सडन एंड अर्जेंट बिजनेस, इट वाज प्रेजेंट एंड अक्यूज्ड लेफ्ट दैट स्पॉट या अक्यूज्ड एब्सकॉन्डेड बिकॉज ही वांटेड टू अटेंड दैट सडन एंड अर्जेंट बिजनेस, चाहे वो जो भी हो. तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस विच इज सडन एंड अर्जेंट इज नेसेसरी इन दिस इलस्ट्रेशन. तो देखिए एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है फैक्ट्स को, और दूसरी जगह ये रिबट भी कर रहा है एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट. क्योंकि सेक्शन 8 में जो इन्फेरेंस होता है एब्सकॉन्ड करने का, वो क्या होता है, वो इन्फेरेंस ऑफ गिल्ट हो सकता है. लेकिन सेक्शन 9 उसी इन्फेरेंस को तोड़ रहा है बाय एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट. तो ये किस चीज़ के लिए रेलेवेंट हो गया, विच रिबट एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कर रहा है, एक तरीके से वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, दूसरी साइड से वो रिबट भी कर रहा है इन्फेरेंस. ठीक है, जो सेक्शन 8 में इन्फेरेंस अराइज करता है उसको रिबट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए वो रेलेवेंट है. तो एक ब्रीफ ओवरव्यू इसमें हो गया. अब हम सीधे टीआईपी पे आते हैं. अब देखिए टीआईपी को जानने से पहले आप सेक्शन 54A ऑफ द सीआरपीसी को पहले जानिए, क्योंकि रेलेवेंसी ऑफ टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अंडर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 54A इज डीलिंग विद द प्रोसीजर कि कैसे होता है. मैं भी आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर एलैबोरेट करूंगा, पर वो फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है. लेकिन ये जो सेक्शन है 54A और सेक्शन 9 ये रेलेवेंट है. अभी के लिए मैं पहले आपको सेक्शन 54A बताता हूँ ये क्या कहता है. ये कहता है कि वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense. तो ये किसके लिए necessary होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए. The court having jurisdiction may शब्द के यूज का मतलब है it is a discretionary power with the court, may on the request of the officer in charge of police station, ये मार्क कर लीजिएगा सीआरपीसी में, officer in charge of police station, direct the person so arrested to subject himself
to identification by any person or person in such the manner as a court may deem fit. तो देखिए प्रैक्टिकली ये जनरली एप्लीकेशन जो मूव करता है वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर करता है, जिसको हम लोग आईओ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेक्शन बाय एज इट इज़ अगर कोट किया जाए एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन में अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में लिटरली चीज़ें फॉलो की जाती हैं ज़्यादातर। जनरली प्रीलिम्स में लिटरली चीज़ें फॉलो की जाती हैं। अब वो अलग बात है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आईओ हो सकता है, सब इंस्पेक्टर आईओ हो सकता है, वो बात अलग है। बट यू हैव टू हैव अ प्योरिटन माइंडसेट व्हाइल यू आर आंसरिंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन, ठीक है। एक बार दिल्ली जुडिशल सर्विस में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस आंसर की ने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को सही आंसर माना था, लेकिन उसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि 54A में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन लिखा है, तो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे करेक्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आपको बेयर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेसिडेंस देना है एग्जाम के लिए। फिर प्रोवाइजो पढ़ता हूँ 54A का। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of judicial magistrate, who shall take the appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that the person is comfortable with. Provided further that if a person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed, ठीक है। तो ये एक सेक्शन की बेयर रीडिंग करनी थी। तो आप सेक्शन 9 में अपनी बेयर एक्ट्स में 54A भी लिख लीजिए, ऐसे याद करने में आसानी होगी TIP के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब मैं सीधे आ जाता हूँ इस पॉइंट पे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है क्या। सी द एविडेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिसिबल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. The identification parade belongs to the stage of investigation by the police. ये याद रखिएगा. The question whether the witness has or has not identified the accused during investigation is not the one which is in itself relevant at the trial. The actual evidence regarding the identification is that which is given by the witness in court. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन परेड जब होती है ना, लोग लाइन से खड़ा करवा देते हैं और उसके बाद पुलिस ऑफिसर और पुलिस अथॉरिटीज़ मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कुछ लोगों को खड़ा करवा देंगे और फिर कहते हैं पहचान करो. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टीवी शोज़ में, वो TIP हो रही होती है ना. तो वहाँ पे जब आइडेंटिफिकेशन हो रहा होता है तो याद रखिए ये बाय इट सेल्फ सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं होता. सब्सटैंशियल एविडेंस क्या होता है कि जब ऐसा विटनेस जिसने आइडेंटिफाई किया है कोर्ट में आता है और कोर्ट में बोलता है कि उसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, तो वो सब्सटैंशियल एविडेंस होता है, ना कि वो जो TIP परेड में जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो सिर्फ करॉबरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. कंटिन्यूइंग फर्दर, the actual evidence regarding identification is that which is given by the witnesses court. So at the earliest point of time there was no provision in CRPC, but later the legislature added section 54A in that context. पहले TIP होती रहती थी लेकिन अब लेजिस्लेचर ने उसको एक स्टैट्यूटरी सैंक्शन दे दिया है 54A में, ठीक है. पहले कोर्ट्स कहते थे देयर इज़ नो प्रोविजन इन CRPC एंटाइटलिंग दी आइडेंटिफिकेशन परेड, या प्रोसिक्यूशन को भी कोई मैंडेट नहीं है. तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो CRPC में प्रोविज़न है उसमें अक्यूज्ड को पहली बात अथॉरिटी नहीं दी गई है TIP डिमांड करने के लिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड डिमांड करने के लिए अक्यूज्ड को अथॉरिटी नहीं दी गई है. वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहती है तो करवा सकती है, ठीक है. अक्यूज नहीं डिमांड कर सकता कि आप TIP कंडक्ट करवाइए किसी भी स्टेज पे, ठीक है. ये पॉइंट याद रखिएगा. अंडर CRPC it is for investigative authorities to hold a test identification parade. The accused cannot demand an identification parade because there is no provision in the CRPC entitling an accused to actually compel the prosecution agency or the police agencies to hold a TIP, ठीक है. फिर एक चीज़ याद रखिएगा, the fact that a particular witness has been able to identify the accused as under a TIP, test identification parade, is only a circumstances corroborative of identification in court.
ये बात याद रखिएगा। तो जब ऐसा कोई विटनेस जिसने पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में किसी को पहचाना और उसके बाद उसने कोर्ट में आके आइडेंटिफाई किया, तो वो सिर्फ कॉरॉबरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, ना कि सब्सटेंशिव एविडेंस की तरह। जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो सब्सटेंशिव एविडेंस होगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए समझना, लेकिन ऐसे समझिए कि टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक पहली स्टेज पे हेल्ड हुई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के सुपरविजन में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, वो भी वहीं पे होता है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट। अब उसके सुपरविजन में टीआईपी हो रही है जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ चाहती हैं। अब वो टीआईपी कंडक्ट हुई, तो देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जो विटनेस ने किया है, लेट अस अज्यूम कि आइडेंटिफाई किसी अक्यूज्ड को कर लिया कि यही कल्प्रिट है एसेट्रा, तो ऐसे में ये सब्सटेंशिव एविडेंस नहीं है। सब्सटेंशिव एविडेंस क्या है? सब्सटेंशिव एविडेंस ये है कि जब यही विटनेस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके आइडेंटिफाई करेगा या गवाही देगा कि मैंने आइडेंटिफाई किया था इसको, इस अक्यूज्ड को, एंड यस ही इज़ द वन हु हैज़ कमिटेड अ पर्टिकुलर क्राइम, तब ये सब्सटेंशिव एविडेंस है। ये जो एविडेंस जो उसने कोर्ट के अंदर दिया है, ये सब्सटेंशिव एविडेंस है। वो सब्सटेंशिव एविडेंस नहीं है जो उसने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ के पास टीआईपी परेड जब हेल्ड हो रही थी वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया, वो नहीं है सब्सटेंशिव एविडेंस। तो वो एविडेंस कैसे यूज़ किया जाएगा? वो एविडेंस जो है कि जब विटनेस ने कोर्ट में आके गवाही दे दी ऑन ओथ, जो सब्सटेंशियल एविडेंस माना जाता है, कोर्ट में आके गवाही दी ऑन ओथ कि येस आई हैव आइडेंटिफाइड द पर्टिकुलर पर्सन, तब उसका जो टीआईपी का स्टेटमेंट था वो यूज़ किया जा सकता है टू करॉबरेट इट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? उसका पुराना स्टेटमेंट जो उसने पहली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में किया, आइडेंटिफाई किया किसी विटनेस को, वो यूज़ किया जा सकता है टू करॉबरेट हिम। अब आगे बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट पे आते हैं। फेलियर टू होल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड डज नॉट मेक द एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इनएडमिसिबल। तो लेट अस सपोज टीआईपी नहीं हुई और विटनेस ने सीधे जाके कोर्ट में ही अक्यूज को आइडेंटिफाई किया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो एडमिसिबल है लॉ में, ठीक है? अब एक और चीज़ याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय अ विटनेस जो कोर्ट में पहली बार हो रहा है, अगर सिर्फ यही सोल एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास कि ये आइडेंटिफाई किए हैं विटनेस और उसके अलावा कोई भी एविडेंस नहीं प्रेजेंट है प्रोसिक्यूशन के पास, तो इट वुड नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ये रूल ऑफ प्रैक्टिस है कोर्ट के सामने, ठीक है? कोर्ट जनरली अगर सोल एविडेंस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही है और कोई भी एविडेंस नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, तो जनरल एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रूडेंस कोर्ट उस पर कन्विक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? देन लेट मी टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिइटरेट किया था कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सब्सटैंशिव एविडेंस। ये उस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर रहा है जो परेड पे हो रही है, कोर्ट के अंदर वाली बात नहीं कर रहा है, कोर्ट के अंदर के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कह रहा है कोर्ट कि इन माट्रू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सब्सटैंशिव एविडेंस, दे आर प्राइमरली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज with an assurance that their progress with the investigation into the offense is proceeding on the right lines. The identification can only be used as the corroborative of the statement in court. वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीआईपी का जो स्टेटमेंट है वो सब्सटैंशिव एविडेंस नहीं होता। जब विटनेस खुद आके कोर्ट में बोलता है, आइडेंटिफाई करता है, वो सब्सटैंशिव एविडेंस है क्योंकि वो ओथ पे होता है। तो उस पर्पस के लिए जो टीआईपी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ वो करॉबरेशन के पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो ये लाइन याद रखिएगा, टीआईपी के एविडेंस को कभी भी सब्सटैंशिव एविडेंस मत बोलिएगा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का एविडेंस इज नॉट सब्सटैंशिव, दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज विद एन एश्योरेंस दैट देयर प्रोग्रेस विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इज प्रोसीडिंग ऑन अ राइट ट्रैक। क्यों? देखिए, अक्सर अगर क्राइम कमिट होता है तो पुलिस को तो पता नहीं किसने क्राइम कमिट किया। लेट अस सपोज क्राइम डार्कनेस में कमिट हुआ और विक्टिम को भी नहीं पता कि किसने क्राइम कमिट किया। तो ऐसे में लेट अस सपोज विटनेस ने चेहरा ही देखा है पर वो जानता नहीं है उस अक्यूज्ड को, बिल्कुल भी नहीं जानता।
चेहरा ही देखा है उसका। अब पुलिस ने मान लीजिए कुछ लोगों को पकड़ा, तो फिर ये जानने के लिए कि भाई इनमें से कौन है जिसने क्राइम कमिट किया, तो वो उस इंजर्ड विटनेस या आई विटनेस जो भी हो उसको बुलाएगा और बोलेगा कि इनमें से पहचान करो कि कौन था। तो लेट अस सपोज उनमें से एक को पहचाना विटनेस ने, ठीक है। एक को जब पहचान लिया तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस अभी इस स्टेज पे नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ करॉबोरेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, अज्यूमिंग कि यही विटनेस कोर्ट में जाके भी अक्यूज को आइडेंटिफाई करेगा। अगर नहीं करता तो इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। प्राइमरली जो आइडेंटिफिकेशन का पर्पस होता है वो सिर्फ यही होता है, टू गिव एन अश्योरेंस टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कि वो इन्वेस्टिगेशन राइट ट्रैक पे कर रहे हैं और वो सही अक्यूज को पकड़ के लाएं। अब पता चला गलत अक्यूज को पकड़ के ले आए, तो ऐसे में उसका अक्विटल होगा, फिर हो सकता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वो करवा तो सकता ही है। तो ऐसे में रियल ऑफेंडर को पकड़ने के लिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही टीआईपी को रेलेवेंट माना गया है, ठीक है। अच्छा, नेसेसिटी कहाँ आती है आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड करने के लिए? ये तब आती है जब अक्यूज्ड पर्सन्स जो हैं दे आर नॉट प्रीवियसली नोन टू द विटनेस। जब विटनेस जानता ही नहीं अक्यूज्ड कौन है, तब ये बड़ा नेसेसरी हो जाता है ये देखने के लिए कि करेक्ट लोगों को पकड़ा है या नहीं। द होल आइडिया ऑफ अ टीआईपी इज that a witness who claim to have seen the culprits at the time of occurrence are to identify them from the midst of other person without any aid or any other source। अभी मैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ऐसा मन समझ लीजिएगा कि एकदम अलग अलग लोगों को कर लिया जाएगा। डमी पीपल भी लाए जाते हैं जिनको खड़ा किया जाता है एक सस्पेक्ट के साथ, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि विटनेस सही से आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं। मैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर में अभी बताऊंगा, पहले अभी पॉइंट ऑफ लॉ जान लीजिए कि वो आइडिया ऑफ अ टीआईपी इज that the witness who claims to have seen the culprits at the time of occurrence are to identify them from the midst of other persons without any aid or from any other source. The test is done to check their veracity, उनकी veracity check करने के लिए। In other words, the main object of holding an identification parade during the investigation stage is to test the memory of the witness based upon first impression and also to enable the prosecution to decide whether all or any of them could be cited as an eyewitness of the crime. The identification proceedings are in the nature of tests and significantly therefore there is only one purpose of such TIP, that is to make sure that the witness मेमोरी कैन बी रिलाइड अपॉन। विटनेस की मेमोरी पे रिलाई किया जा सकता है, उसने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया है एंड कैन बी साइटेड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो प्राइमरी इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? इट कैन ओनली फॉर्म द बेसिस ऑफ corroborative एविडेंस अज्यूमिंग दैट सेम विटनेस गोज इनसाइड द कोर्ट्स एंड टेस्टिफाइज कि हाँ मैंने आइडेंटिफाई किया था। जब वो ऐसा कोर्ट में जाके बोलेगा तब उसका प्रीवियस स्टेटमेंट लाया जाएगा कि देखिए इसने पहले भी टीआईपी में भी आइडेंटिफाई किया था एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ पीस ऑफ corroborative एविडेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, इट इज डिजायरेबल दैट अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है। देखिए कोई टाइम नहीं बताता है कोई भी, लेकिन ये है कि रीजनेबल टाइम के अंदर ही टीआईपी कंडक्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स नेसेसरी टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज बीइंग शोन टू द विटनेस प्रायर टू द टीआईपी। क्योंकि अगर अक्यूज को आपने पहले ही दिखा दिया विटनेस को, तो विटनेस की मेमोरी जो है उसको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस हो जाए और गलत अक्यूज को रिकॉग्नाइज कर ले, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो विटनेस की मेमोरी को टेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखा जाता है कि अक्यूज्ड की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि कभी कभी मीडिया में कुछ लोग अक्यूज लाए जाते हैं, उनके मुंह पे काला कपड़ा लगा दिया जाता है। वो इसी पर्पस के लिए लगाया जाता है क्योंकि टीआईपी अभी होनी है, ठीक है। सो इट इज डिजायरेबल दैट अ टीआईपी शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। दिस बिकम्स नेसेसरी टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज बीइंग शोन टू द विटनेस प्रायर टू टीआईपी, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन प्ली ऑफ द अक्यूज्ड that the accused was already shown
to the witnesses, and hence the entire exercise of TIP is rendered nugatory. So the prosecution has to be cautious to ensure that there is no scope for making such an allegation. If, however, the circumstances are beyond control and there is some delay in holding TIP, then it cannot be said to be fatal to the prosecution. अब इस कंटेक्स्ट में कुछ केस लॉ जान लीजिए. अभी केस लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत प्राइमरली है. प्रिंसिपल्स याद करने की ज़रूरत होती है. सो द केस इज सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1987, वॉल्यूम नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 331. Now in this case the TIP was held about 3 weeks after the arrest of the accused. Therefore, there was some room of doubt that if delay was in order to enable identifying witness to see him in jail premises or police lockup and thus make a note of his feature. Moreover, in this case, it was found that 4 months has elapsed between the date of occurrence and the date of holding TIP. So, while the FIR was being filed, the descriptive particulars of the appellants were not given in the report, but when deposing before the sessions judge, the witnesses said that the accused was a tall person with a shallow complexion. The court noted that if on the account of these features, the witness were able to identify the appellant in the test identification parade, then they would have certainly mentioned about this fact at the earliest point of time when his face was fresh in their memory. So the court found that in this case, it would be unsafe to rely upon the testimony of the identifying witnesses and didn't uphold the conviction of the accused. ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने यही बोला कि यार देखिए, अगर आपको पता था कि वो कैसा दिख रहा है तो अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम में आप बता सकते थे, पर आपने नहीं बताया. और एक तो TIP कंडक्ट हुई 4 महीने के बाद, तो हमें पुलिस के गुड फेथ पे भी शक है कि हो सकता है जेल प्रेमिसेस में उसने दिखा दिया हो कि यही है अक्यूज, इसी के खिलाफ गवाही देनी है, या पुलिस लॉकअप में विटनेसेस ने देख लिया हो. तो इससे हमें ये दिख रहा है कि हो सकता है विटनेसेस ने प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना किया हो, क्योंकि अचानक से वो सेशन जज के सामने आके बोल रहे हैं कि विटनेस टॉल था, शैलो कम्प्लेक्शन था उसका. और अगर इतनी ही उनको अच्छे से शक्ल याद थी तो वो FIR में भी बोल सकते थे. तो देखिए, सारे सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए ही विटनेसेस की जो टेस्टिमनी थी उन पे रिलाय नहीं किया. क्यों नहीं रिलाय किया? पहला फैक्ट जो कोर्ट के दिमाग में ये था वो ये था कि TIP बहुत टाइम बाद कंडक्ट हुई है, ऑकरेंस के 4 महीने बाद और अरेस्ट के 3 हफ्ते बाद TIP कंडक्ट हुई है. दूसरा, कोर्ट को ये भी शक था कि हो सकता है पुलिस ने जो अक्यूज पर्सन है उसको जेल में दिखा दिया हो कि यही अक्यूज पर्सन, इसी के खिलाफ गवाही देना, या पुलिस लॉकअप में दिखा दिया हो. तीसरी बात जो टेस्टिमनी में ये थी कि जो विटनेसेस जिन्होंने आइडेंटिफाई किया वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि वो ये है, हाइट है उसकी, ये शैलो कम्प्लेक्शन है. तो कोर्ट ने यही चीज़ नोट की कि अगर ये फीचर्स इतने अच्छे से याद थे तो क्लियरली मेंशन कर सकते थे एट द अर्लियस्ट पॉइंट ऑफ टाइम. ना FIR में मेंशन किया, ना 161 के बयानों में मेंशन किया. अचानक से TIP जब हेल्ड हुई तब मेंशन किया, उसके बाद सेशन जज के सामने सीधे मेंशन कर रहे हैं. तो द कोर्ट वाज वेरी सस्पिशियस अबाउट इट. So in these circumstances, the court never thought that it would be a fit time to rely on their testimony, and court acquitted the accused. Similarly, in state of Andhra Pradesh versus Dr. M.V. Ramana Reddy, the court found that there was an abnormal delay for holding TIP और उसकी कोई explanation भी prosecution agency ने नहीं दी थी. तो फिर कोर्ट ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हाई कोर्ट का जो इंटरवेंशन था उसको फ्राउन अपॉन किया और बोला कि इट वाज नॉट प्रॉपर इन दिस केस फॉर द हाई कोर्ट टू इंटरफेयर. लेकिन अब देखिए दूसरा केस आता है, ब्रिज मोहन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1994, वॉल्यूम नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 413. अब इसमें TIP 3 महीने बाद हुई. अब इसमें काउंसिल ने एक आर्ग्यूमेंट लिया कि विटनेस तो याद ही नहीं कर सकते कि फेशियल एक्सप्रेशन अक्यूज्ड के क्या थे आफ्टर सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. अब इसमें कोर्ट कहता है कि जनरली विद द लैप्स ऑफ टाइम मेमोरी ऑफ द विटनेस वुड गेट डिमर एंड देयरफॉर द अर्लियर TIP which was held would inspire more faith. But Supreme Court then said that there is no time limit which could be fixed for holding a TIP, and held that sometimes the crime itself is such that would create a deep impression on the minds of the witness who had an occasion to see the culprits.
It was also held that this impression would include the facial impressions of the culprits and the deep impressions would not be erased within a period of 3 months. तो देखिए अब इसी केस में ये कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि अभी हमने सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में देखा कि वहाँ पे कोर्ट ने टेस्टिमनी पे रिलाई नहीं किया, पर ब्रिजमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में रिलाई किया, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी विटनेस की वो ज़्यादा अच्छी लगी कोर्ट को. तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉइंट सफाइस नहीं किया कि 3 महीने के बाद तो विटनेस को याद ही नहीं रहेगा. कोर्ट ने कहा क्यों नहीं याद रह सकता, अगर उन्होंने बहुत स्पॉट पे क्राइम विटनेस किया है और वहाँ पे सफिशिएंट लाइट थी और उन्होंने अक्यूज को देखा है और हॉरिफिक क्राइम हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं प्रिजम्पशन बना देगा कोर्ट की 3 महीने बाद विटनेस हैं वो भूल जाएंगे सारा क्राइम, है ना. तो यहाँ पे कोर्ट ने उनकी टेस्टिमनी पे रिलाई किया. सिमिलरली I hope that you can distinguish the facts of Brijmohan versus State of Rajasthan with Subhash versus State of UP. वहाँ पे कोर्ट को शक था आइडेंटिफाइंग विटनेस पे कि बड़े डिटेल में बता रहे हैं, और इतना ही डिटेल थी तो एफआईआर में क्यों नहीं बताया और बाकी जगह क्यों नहीं बताया. अचानक से सेशन जज के सामने आए और बताने लगे कि अरे ये उसके फीचर्स हैं एसेट्रा एसेट्रा. साथ में ये भी शक था कोर्ट को पुलिस के ऊपर कि हो सकता है उन्होंने दिखा दिया हो अक्यूज्ड को कि इन्हीं के खिलाफ देना. ठीक है, तो देखिए फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन होती है और चेंज होती है. तो कोई पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितनी मेमोरी शार्प है विटनेस की, क्या वेरासिटी है उसकी, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं. एक और केस बताता हूँ, राजेश गोविंद जगेशा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पे द अक्यूज्ड वाज एप्रीहेंडेड ऑन 20 जनवरी 1993 एंड आइडेंटिफिकेशन परेड वॉज हेल्ड ऑन 13 फरवरी 1993. ठीक है, 20 जनवरी को अरेस्ट हुआ, 13 फरवरी को आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड हुई. अब इसमें बड़े पेक्यूलियर चीज़ हुई. इसमें यह हुआ कि एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड द अपेलेंट वॉज नॉट हैविंग अ बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर एज वॉज मेंशन एट द टाइम ऑफ लॉजिंग द एफआईआर. एफआईआर में लिखा था कि जो अक्यूज्ड है उसकी बियर्ड और लॉन्ग हेयर है, लेकिन टीआईपी के दौरान ना उसके लॉन्ग हेयर थे ना बियर्ड थी. ठीक है, साथ में एक और फैक्ट कोर्ट ने देखा कि जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो रहा था तो कोई भी डमी पर्सन नहीं लगाया गया था उसके साथ जिसका बियर्ड और लॉन्ग हेयर हो. उसके बाद विटनेस का ये स्टेटमेंट था कि जैसे ही उसने अक्यूज्ड को देखा उसने फर्स्ट साइट पे रिकॉग्नाइज कर लिया, इवन दो ही हैड रिमूव्ड द लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड. ठीक है, एफआईआर में लिखा था कि उसकी बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल हैं, लेकिन टीआईपी में ऐसा नहीं था. तो कोर्ट ने एक बात बोली कि मैजिस्ट्रेट को ऐसे केस में कम से कम 1 से 2 लोग तो ऐसे रखने चाहिए थे जैसा कि एफआईआर में डिस्क्राइब थे, बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल के साथ. और ऐसा मैजिस्ट्रेट ने क्यों नहीं किया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है और ये तो मिस्ट्री बना के रखी है. एंड दैट मिस्ट्री इज श्राउडेड विद डाउट्स एंड इट इज़ नॉट क्लियर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. तो इन सर्कमस्टेंसेज में द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ विटनेस हैविंग सीन द अक्यूज्ड बिटवीन द डेट ऑफ अरेस्ट एंड डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कैन नॉट बी रूल्ड आउट. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी बोला था कि ऐसा मत, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं बना रहे हैं कि मियर डिले इन होल्डिंग टीआईपी वो क्या कहते हैं वुड बी द सोल रीज़न फॉर रिजेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन. ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन इन केस के पेक्यूलियर फैक्ट्स में हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्टिमनी पे शक है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ये सब इलस्ट्रेटिव केसेस हैं. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द कंसेप्ट. अब देखिए इन दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ. अब इसका साइटेशन है 2001 वॉल्यूम नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 468. अब यहाँ पे TIP was conducted after almost 8 years because the accused person could not be arrested for the period of 7.5 years, and after the arrest the TIP was held after a period of 6 months. तो टोटल 8 साल बाद, ऑकरेंस के 8 साल बाद TIP हेल्ड होती है. तो इसमें कोर्ट ने फिर वही प्रिंसिपल रिटेरेट किया. द पर्पस ऑफ TIP इज टू हैव corroboration to the evidence of the eyewitness in the form of earlier identification. It was held that the substantive evidence is the evidence given by the witness inside the courtroom, and if that evidence is found to be reliable,
then the absence of corroboration by TIP is not material. And then it was further held that the fact that the injured witness, यहाँ पे identifying witness injured witness भी था, कोर्ट ने बोला it is further held the fact that the injured witness has lost their son and daughter-in-law showed that there were reasons for an enduring impression on the identity of the mind and memory of the witness. तो इस केस में कोर्ट ने इनकी टेस्टिमनी को रिलायबल पाया, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को रिलायबल पाया. कोर्ट ने बोला कि जो खुद इंजर्ड हुआ हो, जिसने अपने सामने देखा हो कि उसके सन और उसकी डॉटर इन लॉ को मारा गया हो, तो इससे एक एंड्योरिंग इंप्रेशन उसके माइंड में बनेगा फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज पर्सन. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को कोर्ट ने नहीं पाया कि इट वॉज विशिएटेड बाय डिले. अब देख रहे हैं फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कितना वेरी कर रहे हैं. तो देखिए एक चीज़ तो आपको इनसे मिल जाती है कि मियर डिले बाय इट सेल्फ इज नॉट अ सर्कमस्टेंस, इवन दो द प्रिंसिपल इज कि TIP शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल. लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाती और प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन कर देता है तो वो क्या सर्कमस्टेंसेस है, तो फिर बाकी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो है विटनेस की वरासिटी क्या है, उसकी मेमोरी क्या है और वो कितना रिलायबल है. इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. देन वी कम टू लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही बात रिटरेट की. इट विल बी सीन दैट द एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन has to be considered in particular facts and circumstances of each case. Though it is desirable to hold TIP parade at the earliest opportunity, no hard and fast rule can be laid down in this regard. If the delay is inordinate and there is evidence probabilizing the possibility of the accused having been shown to the witness, the court may not act on the basis of such evidence. Moreover, cases where the conviction is based not solely on the basis of identification but also on other corroborative evidence such as recovery of looted articles, then it stands on different footings and the court has to consider the evidence in its entirety. देखिए कोर्ट जनरली TIP एविडेंस को बड़ा वीक एविडेंस मानता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एविडेंस को वीक एविडेंस मानता है. लेकिन अगर और भी एविडेंस हैं अक्यूज के खिलाफ और उसके साथ साथ TIP एविडेंस है, तो टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में सच एविडेंस कैन बी यूज्ड टू होन इन ऑन द फैक्ट दैट वेदर द अक्यूज्ड वाज गिल्टी और नॉट. ठीक है. देन देयर इज अ केस ऑफ दाना यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002, वॉल्यूम नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 295. Here, the Honorable Supreme Court categorically held that the sole purpose of TIP is to lend corroboration to the court identification of the accused. An identification before court should not normally be relied upon if the name of the accused is neither mentioned in an FIR nor it is stated before the police. अब देख रहे हैं कि थीम बार बार रिपीट हो रही है और पर्पस ऑफ रिपीटिंग द सेम थीम is necessary because I want you to memorize these principles. और समझ लें, समझने में अगर आसानी हो गई, एक बार समझ लिया तो TIP फिर आसान हो जाती है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे क्या चीज़ कैसे होती है. Then in Anil Kumar versus State of Uttar Pradesh, Apex Court observed that it is to be seen that apart from stating the delay which throws doubt on the genuineness of the identification parade and observing that after lapse of such a long time it would be difficult for the witness to remember the facial expressions, no other reasoning is given why such a small delay would be fatal. A mere lapse of some days is not enough to erase the facial expression of the assailants from the memory of the father and mother who has seen the accused killing their son. तो कुछ दिन का डिले अपने आप में फेटल नहीं होता. Mere lapse of some days or even months in some cases might not be fatal, while in other cases may be fatal. जहाँ पे ये लगे कि पुलिस ने पहले ही दिखा दिया या विटनेसेस की मेमोरी ही रिलायबल नहीं है, वहाँ पे फेटल हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं. तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग विटनेसेस आई विटनेस भी हैं. इस केस में आइडेंटिफाइंग विटनेसेस आई विटनेस भी थे क्राइम के. ठीक है, तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस कोर्ट ने टोटलिटी में देखे टू कम टू अ कंक्लूजन. वैसे ही इन प्रमोद मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसने पूरा रिलायंस अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पर रखा था, उसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व्ड that it is neither possible nor prudent to lay down any invariable rule as to period within which TIP must be held or the number of witnesses who must correctly identify the accused to sustain his conviction.
These matters are left to the courts of fact, मतलब trial court to decide in fact and circumstances of each case. If a rule is laid down prescribing a period in which TIP must be held, it would only benefit the professional criminals in whose cases the arrests are delayed, as police have no clear clue about their identity, they being persons unknown to the victims. They therefore have only to avoid their arrest for the prescribed period to avoid conviction. Similarly, there may be offences which by their very nature may be witnessed by a single witness, such as rape. The offender may be unknown to the victim, and the case depends solely on the identification of the victim, who is otherwise found truthful and reliable. What justification can be pleaded to contend that such cases must necessarily result in acquittal because there being only one identifying witness? Prudence therefore demands that these matters must be left to the wisdom of the courts of facts, which must consider all aspects of the matter in the light of the evidence on record before pronouncing upon the acceptability or rejection of such identification. ठीक है, अब मैं आता हूँ उस केस पे, मुल्ला एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. यहाँ पे टीआईपी के प्रिंसिपल समराइज किए गए थे. तो अगर आपको कोई केस याद करना हो कोट करने के लिए तो यही कोट कर दीजिएगा. इट इज़ मुल्ला एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिसाइडेड ऑन 8 फरवरी 2010. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन परेड्स आर नॉट प्राइमरली मेंट फॉर द कोर्ट, they are meant for investigation purposes. The object of conducting a TIP parade is twofold. First, it is to enable the witness to satisfy themselves that the accused whom they suspect is really the one who has seen by them in connection with commission of the crime. Secondly, it is to satisfy the investigative authorities that the suspect is the real person whom the witness has seen in the connection with the said occurrence. Therefore, the following principles regarding the identification parade emerge. First, an identification parade ideally must be conducted as soon as possible to avoid any mistake on the part of the witness. Secondly, this condition can be revoked if proper explanation justifying the delay is provided. And thirdly, the authorities must make sure that the delay does not result in exposure of the accused, which may lead to mistakes on the part of witness. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे आइडेंटिफिकेशन बाय फोटोग्राफ, उसकी क्या सिचुएशन है. तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन बाय फोटोग्राफ हो सकता है, टीआईपी फोटोग्राफ के थ्रू भी हेल्ड हो सकती है. ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा. अगर मान लीजिए विक्टिम के कुछ डिस्टिंक्ट मार्क्स हैं, जैसे उसके टैटू है, तो उन्हीं से मिलते जुलते लोग की एक फ़ोटो लगा देनी चाहिए. लेट अस सपोज अगर अक्यूज़ नहीं पकड़ा गया है तो उससे विटनेस आइडेंटिफाई कर सकता है, ये भी हो सकता है. तो अभी मैं फोटोग्राफ पे थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ. अभी एक केस मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जहाँ पे फोटोग्राफ अक्यूज्ड की पेपर में निकाल दी गई थी, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी गई थी. तो ये विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हुआ था. यहाँ पे अक्यूज्ड की फ़ोटोग्राफ पेपर में पब्लिश कर दी गई थी. या उसमें कोर्ट ने बोला कि अब आइडेंटिफिकेशन परेड वर्थलेस हो गई है. क्यों? क्योंकि द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू एवरी सिंगल विटनेस. तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन या वेरासिटी निकालने का पर्पस ही नहीं रह जाता. भाई पहले ही आपने उसकी आइडेंटिटी निकाल दी तो विटनेस की मेमोरी और वेरासिटी कैसे टेस्ट करेंगे. तो वहाँ पे उस कोर्ट ने इस केस में बोल दिया था, जहाँ पे फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी थी, कोर्ट ने सीधे बोल दिया दी आइडेंटिफिकेशन इज़ नाउ वर्थलेस. सिमिलरली, लक्ष्मी राज शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच वॉज डिसाइडेड ऑन 26 अप्रैल 1988, सुप्रीम कोर्ट सेड that identification by photographs can be used. एंड जनरली फिर डिस्कस किया कि इंटरपोल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस या इंटरनेशनल क्राइम्स में ये सारे जो मेथड्स हैं दैट कैन टेक प्लेस ऑफ अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. देन इन हिमाचल प्रदेश वर्सेस लेखराज, सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया पुराना पॉइंट. आप ये भी केस चाहें तो याद कर सकते हैं. यहाँ पे बोला एविडेंशियरी वैल्यू and the evidence of identifying the accused person at the trial for the first time, पहली बार सीधे कोर्ट में आके आइडेंटिफाई करना, is from its very nature inherently of a weak character. बहुत वीक एविडेंस है ये. Identification proceedings are used for corroboration purpose for believing that the person brought before the court was the real person involved in the commission of crime. The identification parade, even if held, cannot in all cases be considered as safe
sole and trustworthy evidence on which the conviction of the accused could be sustained. It is a rule of prudence which is required to be followed in a case that where the accused is not known to the witness or the complainant, the TIP must be held. So आई थिंक आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब मैं आपके बात बताता हूँ. देखिए, मैं अभी अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टीआईपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन सिर्फ अक्यूज्ड का ही नहीं होता. आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल्स का भी होता है. लेट अस सपोज आर्टिकल्स चुरा लिए गए हैं, तो आपके मान लीजिए आर्टिकल्स चुराए गए हैं, तो आपको बुलाया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना. तो आर्टिकल्स का भी आइडेंटिफिकेशन होता है, सीज्ड आर्म्स का भी आइडेंटिफिकेशन होता है. और अगर डिसीज्ड कोई मर गया है, मान लीजिए ए का रिलेटिव मर गया है और उसकी लाश कहीं से बरामद हुई है, तो उसको बुलाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि क्या ये आप ही का रिलेटिव है या नहीं, ये भी जान लीजिए. तो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको अक्यूज्ड के पर्पस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आप वहीं तक कन्फाइंड मत रखिएगा. आपको थोड़ा मैं हट के भी एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे अभी वो चीज़ें क्लियर हो जाए. कि लेट अस सपोज कि एक पर्सन गायब है, ठीक है, और उसके फादर और मदर ने एक रिपोर्ट लिखवाई है कि हमारा बेटा लेट अस सपोज इतने टाइम से गायब है. अब लेट अस सपोज पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के 3 महीने बाद एक नदी के पास से लाश मिलती है. अब लाश पे एक डिस्टिंक्ट मार्क है टैटू का. अब ये नहीं पता है कि वो लाश किसकी है, तो पुलिस क्या करती है कि जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उन्हीं के पेरेंट्स को बुलाती है और पहचानने के लिए कि ये जो मार्क है इसके ऊपर ये आप ही का बेटा तो नहीं है. और क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो टैटू देख के पहचान लेते हैं कि हाँ ये उन्हीं का बेटा है. क्यों? क्योंकि वो मार्क उन्होंने वो टैटू उन्होंने बचपन में करवाया था उसके ऊपर. लेट अस सपोज, क्योंकि करवाते हैं गाँव में थोड़े करवाए जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज्ड है या विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन है, ये भी रेलेवेंट होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानिए. अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें हैं ही कि आप अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन सिर्फ अक्यूज्ड का ही नहीं होता. आइडेंटिफिकेशन डिसीज्ड का होगा, सीज आर्टिकल्स का होगा, विक्टिम का भी होगा इफ ही इज डेड. ठीक है, तो वैसे ही एक चीज़ बताता हूँ. एक केस है रामलोचन अहिर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच वॉज डिसाइडेड ऑन 10 दिसंबर 1962. अब इसमें सवाल ये था कि एक सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ जो होती है, क्या उसको यूज़ किया जा सकता है पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला हाँ किया जा सकता है. अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्शन थे उनसे डील किया कोर्ट ने कि जो ऑब्जेक्शन में बेसिकली ये था कि सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ एक ट्रिक फोटोग्राफी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ होती है वो बेसिकली 2 फोटोग्राफ होती हैं जो मर्ज्ड एक में कर दी जाती हैं. दे आर एक्चुअली मर्ज्ड इनटू वन. ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली वन फोटोग्राफ विच इज सीन बीनीथ द अदर. और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसका इंस्टेंस भी दिया. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड that if the photo of the deceased when alive were printed on a transparent medium and when placed above a photograph of the skull, both being the same size, the visual picture seen of the two together would approximate to the document objected as inadmissible. मतलब कोर्ट कह रहा है कि इन बात पे एक ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि ये चीज़ें इनएडमिसिबल है. कोर्ट ने कहा इस कंटेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि दोनों ही फोटोग्राफ एडमिसिबल हैं, because first of all there is no distortion of the truth and in actuality these are 2 photographs merged into one. Secondly, if instead of 2-dimensional photograph we had first a hollow model of the head of the deceased, say a transparent or semi-transparent material constructed or made from a photograph, and such model were dismantled into segments and placed upon the skull with a view to show that curves and angles, the prominences of depression exactly correspond, there could be no dispute that it would be a perfect method of establishing identity. तो उसी कंटेक्स्ट में कोर्ट ने बोल दिया कि सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ जो है कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. अब लेट अस सपोज, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ थोड़ा केस से हट के. अब लेट अस सपोज लाश गल जाती है, स्कल है. अब स्कल के कॉन्टोर्स को देखते हुए जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं दे कैन रीबिल्ड कि उनकी शक्ल कैसी होगी. डिप्रेशन को देखते हुए, चीक बोन्स को देखते हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शक्ल को रीबिल्ड किया जा सकता है.
तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अगर सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ है एंड दैट इज एक्चुअली अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द deceased person, then that can also be used for identification and it would be admissible in evidence. तो आपको इस चीज में क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ्स इज एडमिसिबल इन एविडेंस. ज़्यादातर यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अगर आप डिटेल में इसके जाना चाहें तो मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट नहीं है. सिर्फ इतनी ही बात रेलेवेंट है कि क्या सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. द आंसर इज यस. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे. ये केस है केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, डिसाइडेड ऑन 18 सितंबर 1997. अब इसमें एक ही पॉइंट लिया गया था आई विटनेस के खिलाफ कि वो विटनेस ही नहीं कर सकता था ऑकरेंस. क्यों? क्योंकि वो बहुत अंधेरी रात थी. अब देखिए, जब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है या आई विटनेस की बात आती है तो सोर्स ऑफ लाइट बड़ा इंपॉर्टेंस हेल्ड करती है. देखिए, अगर डे टाइम में कोई हरकत हुई है तो डे टाइम में तो रोशनी इतनी सफिशेंट होती है कि आप किसी को देख सकते हैं. लेकिन जब बात होती है ना कि शाम को ऑकरेंस देखा गया है या अंधेरे में रात को ऑकरेंस देखा गया है, तब वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का प्रेजेंट होना इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट फैक्ट. तो कोर्ट ये सारी चीज़ें देखता है कि क्या सफिशिएंट लाइट भी थी आई विटनेस को इंसिडेंस देखने के लिए कि वो ऐसे ही चीज़ें कह रहा है ना. जब आप टेस्टिफाई करते हैं कि आपने कोई इंस्टेंस देखा तो ये भी दिखाना होता है कि वहाँ पे सफिशिएंट सोर्स ऑफ लाइट थी फॉर यू टू एक्चुअली परसीव दैट थिंग, है ना. अगर रात के अंधेरे में कोई भी नहीं दिख रहा तो कैसे कहा जा सकता है कि आपने कुछ भी देखा. तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्शन था कि आई विटनेस ने कुछ भी नहीं देख सकता था बिकॉज इट वॉज अ डार्क नाइट. ठीक है. और दूसरी बात ये थी कि टेम्पल में एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा था जो हाई पावर का था, विच वॉज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई द असेलेंट. कि एक ही बल्ब जल रहा था, वो भी टेम्पल में, और ये उसी के आसपास थे. और अंधेरी रात में एक बल्ब इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इन ऑर्डर टू सी द ऑकरेंस. अब कोर्ट ने इसमें कई चीज़ें देखी. पहली चीज़ जो कोर्ट ने देखी कि जो विटनेस था वो डिसीज्ड और अक्यूज से बड़े छोटे डिस्टेंस पे था. एक तो डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, छोटे से डिस्टेंस पे था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो डिस्टेंस और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फुल डार्क नाइट में भी कभी भी टोटल डार्कनेस नहीं होती. दूसरे तरीके भी हैं किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज अदर पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड एंड द पर्सन्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द शेप ऑफ हिज बॉडी, क्लोथ्स, गेट मतलब चाल, मैनर ऑफ वॉकिंग एसेट्रा, एंड आइडेंटिफिकेशन इज इवन पॉसिबल बाय वॉइस टू. कोर्ट ने ये भी बोला कि ये सारे भी तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अलॉन्ग विद एक्चुअली सीइंग द ऑकरेंस. तो कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी. एक तो डिस्टेंस जो विटनेस और एसेलेंट्स के बीच था और डिसीज के बीच था बड़ा कम था. दूसरा, कोर्ट ने ये भी गौर किया कि जो डार्कनेस थी वो टोटल डार्कनेस नहीं थी कि घूप अंधेरा, वो ब्लैक होल के अंदर नहीं थे वो लोग. ठीक है, थोड़ी बहुत इल्यूमिनेशन था. साथ में बॉडी, क्लोथ्स, गेट, वॉइस, ये सारे भी अप्रोप्रिएट मेथड हैं आइडेंटिफिकेशन के, इवन दो दे आर लेस रिलायबल, पर हैं नॉनदलेस दीज मेथड्स आर देयर. Then court noticed on an important fact. It said that it is noteworthy that the occurrence took place around 8 p.m. 8 बजे की बात है, शाम के 8 बजे की बात है. A time in the month of September when normally a place of worship becomes a visiting point. Thus, neither can the presence of the prosecution witness, जो इसमें identification witness भी है और eye witness भी है, neither can the presence of prosecution witness at the spot be doubted, nor can his ability to identify the assailants be questioned when he was stated to be 50 yards away from the temple, and by the means of light he could have certainly identified the assailants, his perception having been sharpened. Thus, we are of the view that the courts below, मतलब high court और trial court, rightly believe the testimony of the prosecution witness. तो आपने देखा कोर्ट ने क्या क्या कंसिडर किया. ये केस इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. केदारनाथ सिंह 124A पे है, सेडिशन IPC पे है. ये है केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 18 सितंबर 1997 को डिसाइड हुआ.
तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि डार्कनेस और सोर्स ऑफ लाइट रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और भी कि विटनेस बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तरीके होते हैं उसके पास आइडेंटिफाई करने के लिए। वो वॉइस से भी कर सकता है, गेट से भी कर सकता है, अलॉन्ग विथ आई साइट एज वेल। फिर कोर्ट ने इस बात पे भी फोकस किया कि डिस्टेंस कम था दोनों के बीच। अगर बहुत डिस्टेंस होता दोनों के बीच तो आदमी कह सकता था कि आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है और साथ में ऑकरेंस है जो शाम के 8 बजे की है, टेम्पल के पास है जहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आई विटनेस ने चीज़ें देखी नहीं when he is constantly testifying before the court and his veracity was believed both by the trial court and the high court। समझ रहे हैं आप? तो कोर्ट ने भी उनकी टेस्टिमनी मानी। आप जरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स की थोड़ी बात कर लूँ। उस पर एक छोटा सा केस है, ईरा भद्रप्पा एलियास कृष्णप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डिसाइडेड ऑन 11 मार्च 1983। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, इट इज़, और वो बोला एंड आई कोट, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट लेडीज हैव एन अनकैनी सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग देयर ओन बिलोंगिंग्स, particularly articles of personal use in family. That apart, the description of the silk sarees in question shows that they were expensive with distinctive designs. There is no merit in the contention that the testimony of these witnesses as regards to identity of the seized articles to be stolen property cannot relied upon for the want of prior test identification, as there is no such legal requirement. तो कोर्ट ने एक्चुअली वुमेन की सेंस ऑफ आइडेंटिटी को एज फार एज इट रिलेट्स टू देयर ओन बिलोंगिंग्स, उसको एक हायर प्रेसिडेंस वैल्यू दी है, और उन्होंने बोला है कि दे हैव एन अनकैनी सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग देयर ओन बिलोंगिंग्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल्स विच आर ऑफ पर्सनल यूज ऑफ फैमिली। अब यहाँ पे सिल्क साड़ीज़ की बात की गई थी, बट यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी आ जाएंगी, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ भी आ जाएंगी, साड़ीज ऑब्वियसली आ जाएंगे, एसेट्रा। Now I come to another case, Ravinder Kumar versus State of Punjab, 31st August 2001. It was decided by Honorable Apex Court, AB के स्टेशन की तरह से लीजिए। अब इसमें एक रिक्शा पुलर आइडेंटिफाइंग विटनेस था, ठीक है, रिक्शे वाले का नाम था दयाराम। ही वॉज द प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5. So he remembered that the two appellants engaged him to carry the load in his rickshaw up to the railway station. He identified the wooden box in which the load was packed with the help of the scribblings made on it. एक कंटेंशन डिफेंस ने ये रखा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, मच लेस अ रिक्शा पुलर लाइक प्रोसिक्यूशन विटनेस 5, टू रिमेंबर एग्जैक्टली who employed him to carry a particular load on a particular day after the lapse of several days. तो इस कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट कहता है, दिस कंटेंशन इज रेज्ड ओवरलुकिंग द साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट ह्यूमन मेमोरी इज ऑफन अ कंडीशनड कैरेक्टरिस्टिक. कोर्ट कहता है एनीथिंग विच हैज एनी स्पेशल और पेक्यूलियर lineament can create an impact on the human mind lasting for long. While it is true that routine events in a man's day-to-day life may not remain in his mind for being remembered later, any odd or bizarre happening involving him or in front of him have a tendency to stick in his mind indelibly. मतलब अगर कुछ अजीब सा अगर आपके साथ हो जाए या कोई बिजार या नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट से कुछ अलग चीज़ें अगर स्ट्रेंज चीज़ें हों, तो वो मेमोरी आपके दिमाग का हमेशा पार्ट बनती है और लॉन्ग टाइम के लिए रहती है. Then Supreme Court continued, if there is any cause for him to recollect such event, again, they get refreshed again. This is why he is able to narrate such events with all the details when asked to do so. This applies to all witness in criminal case involving serious offense. Normally, no porter or rickshaw puller could speak from memory as to whom or whose load he carried many days ago. But if carrying a load on a particular day was soon followed by the flash of a sensational news in the locality that the load contained corpse of a murdered person, the instinctive reaction of the carrier is to become inquisitive to know whether it was in the respect of the load which he himself carried. If that inquisitiveness had turned positive, it is extremely probable that all vivid details relating to that event would stick in his memory. For him, such event would not have been a usual occurrence, but extraordinary, odd and queer occurrence. Hence,
it is not likely to fade out of the canvas of his mind. It would be unrealistic to jettison, मतलब फेंक देना, to the testimony of such witness on the mere ground that he could not have remembered after the lapse of long period of the identity of the person who engaged him and also the load which he carried. We therefore repel such contention. End quote. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था. तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में आइडेंटिटी विटनेसेस बदलते हैं. प्रिंसिपल्स आपको मेन ध्यान रखने हैं. प्रिंसिपल्स किसके? मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी याद कर लीजिएगा, उसके प्रिंसिपल्स याद कर लीजिएगा और एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लीजिएगा नोट्स का, जो केस मटेरियल मैंने आपको दिया है. अब एक छोटा सा एडवांस पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. ये है मद्रास हाई कोर्ट ने आर मुरुगेसन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पुलिस इंस्पेक्टर डिसाइडेड ऑन 5 फरवरी 2014 में डिस्कस किया. अब इसमें एक मीनिंग डिसाइड की कि सब्सटैंशिव एविडेंस क्या होता है. अब मैं लेट मी टेल यू, बुक्स अपॉन बुक्स बता रही हैं सब्सटैंशिव एविडेंस ये है, ये एविडेंस सब्सटैंशिव है, पर ये नहीं बता रही हैं कि सब्सटैंशिव एविडेंस होता क्या है. इसका आंसर मुझे 2 केसेस में मिला था, दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया और इस केस में आर मुरुगेसन वर्सेस स्टेट में. यहाँ पे बहुत अच्छे से मद्रास हाई कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया है कि सब्सटैंशियल एविडेंस क्या होता है और सब्सटैंशियल एविडेंस क्या होता है. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. एडवांस पॉइंट है थोड़ा, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देखिए, मद्रास हाई कोर्ट बोलता है कि एविडेंस एक्ट नहीं बताती है कि सब्सटैंशियल एविडेंस क्या होता है. ये जुडिशरी का क्रीचर है, जुडिशरी हैज़ क्रिएटेड इट, और उसकी मीनिंग जो है वो ट्रेसेबल है सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, जहाँ पे लिखा है एविडेंस मीन एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी. सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनको लेके बात की गई है. तो कोर्ट कहता है कि ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट मेड बाय विटनेसेस in a witness stand on oath in court which conducts the inquiry or trial in connections with the matters of fact. इसको सब्सटैंशियल एविडेंस कहते हैं जब विटनेस आके कोर्ट में ओथ पे जब कोई स्टेटमेंट देता है in respect of an inquiry or trial in connection with the matters of fact in issue, then that is called substantial evidence. Then court elaborated, it should not be confused with the expression substantial evidence, because substantial evidence falls within the province of appreciation of evidence. वो appreciation of evidence का मैटर है कि क्या एविडेंस जिस तरीके का प्रोड्यूस किया गया वो इस नेचर का है जिससे हम अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं. वो अलग चीज़ है, वो एप्रिसिएशन और क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस पे डिपेंड करता है. सो सब्सटैंशियल एविडेंस जब भी आप सुने या सब्सटैंशियल एविडेंस जब भी आप सुने, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग चीज़ें. अब देखिए, एडवांस कंसेप्ट है, आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा. अब ये जो चीज़ जो हाईकोर्ट ने होल्ड की थी वो टीआईपी और सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में होल्ड की थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, मोहम्मद फारूक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डिसाइडेड ऑन 6 अगस्त 2009. अब यहाँ पे टीआईपी कंडक्ट हुई थी 45 डेज़ के बाद. तो कोर्ट ने बोला कि इतना लॉन्ग पीरियड नहीं है एज टू कास्ट डाउट एनी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी. फिर कोर्ट ने वही बात रीइटरेट की, टीआईपी डज नॉट कंस्टिट्यूट सब्सटेंशियल एविडेंस बट कैन ओनली बी यूज फॉर द corroboration ऑफ द स्टेटमेंट इन कोर्ट. It is meant for the purpose of helping the investigative agencies with an assurance that the progress of the investigation is on the right lines. The substantive evidence is the evidence of identification in the court, which is done by the identifying witness. अब इसके लिए कोर्ट ने और भी केस लॉ कोट किए, and if you want you can read them. Then the court said that it is trite to say that the substantial evidence is the identification in the court. Trite मतलब cliched बात है. Apart from that, the clear provision of section 9 of the Evidence Act, the position of law is well settled by catena of cases that facts which establish the identity of the accused persons are relevant under section 9. As a general rule, the substantial evidence of the witness is the statement made in the court. The evidence of mere identification of the accused person at the trial for the first time is from its very nature of an inherently weak character. The purpose of a prior test identification, therefore, is to test and strengthen the trustworthiness of the evidence. It is accordingly considered a safe rule of prudence to generally look for corroboration of the sworn testimony of the witness
in the court as to identify the accused who are the strangers to them in the form of earlier identification proceedings. This rule of prudence is subject to the exceptions when, for example, the court is impressed by the particular witness on whose testimony it can safely rely without such corroboration. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. अब देखिए, आपको मैं कई चीज़ें बता देता हूँ जहाँ पे टीआईपी रेलेवेंट, टीआईपी को होल्ड करना ज़रूरी नहीं होगा. जैसे एक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए जहाँ पे विक्टिम को पता है कि अक्यूज्ड की आइडेंटिटी क्या है, वहाँ पे टीआईपी यूज़ करना बेकार है, क्योंकि विक्टिम को ऑलरेडी पता है कि किसने क्राइम किया है. टीआईपी तो वहाँ पे सब्सटेंशियल होती है जहाँ पे विक्टिम को नहीं पता है कि वो हैज़ कमिटेड अ पर्टिकुलर क्राइम. वहाँ पे टीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है. अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बुलेट पॉइंट्स दे देता हूँ. देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए. फर्स्ट, एक और प्रिंसिपल जो होल्ड हुआ है सूरजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, वो ये है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू लाइन अप फॉर टीआईपी. अगर अक्यूज्ड और सस्पेक्ट रिफ्यूजेस टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर टीआईपी, ही डज सो एट हिज ओन रिस्क. वो अपने रिस्क पे करता है, क्योंकि अगर वो टीआईपी को सबमिट नहीं करता तो कोर्ट एक एडवर्स इन्फेरेंस उसके खिलाफ कास्ट कर सकता है. सिमिलरली एक और बुलेट पॉइंट ध्यान रखिए कि कोर्ट अगर पेक्यूलियर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस को देखते हुए ये भी कह सकता है कि बेल सिंपली इस बात पे नहीं रिजेक्ट हो सकती बिकॉज टीआईपी इज येट टू बी कंडक्टेड. तो ऐसे में वो क्या करता है ना, बेल पे रिलीज करते हुए एक कंडीशन लगा देता है कि जब टीआईपी हेल्ड होगी तो द अक्यूज्ड विल सबमिट टू इट. सिमिलरली एक और बात याद रखिएगा, गिविंग थंब इम्प्रेशंस, फुट इम्प्रेशंस, पाम और फिंगर इम्प्रेशन, स्पेसिमेन इन हैंड राइटिंग और एक्सपोजिंग द पार्ट ऑफ द बॉडीज फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ टू बी अ विटनेस, जैसा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग टेस्टिमनी का पार्ट नहीं माना जाता है. ये ऑब्जेक्शन उठे थे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू औगड़ में. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो उसकी कैटेगरी में नहीं आता है, वो कंपेल्ड टेस्टिमनी की कैटेगरी में नहीं आता है. अगर आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, फुट इम्प्रेशन देते हैं, पाम फिंगर इम्प्रेशन देते हैं, या स्पेसिमेन इन हैंड राइटिंग देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, या यू एक्सपोज द पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो ये इट इज़ नॉट हेड बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3. अब एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ कि क्यों ये बोला गया. अब इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू औगड़, सुप्रीम कोर्ट सेड that it has to be noticed that under article clause 3 of the constitution, it does not say that the accused person shall not be compelled to be a witness. It says that such person shall not be compelled to be a witness against himself. ये बोला गया है. The question that arises therefore is an accused person furnishing evidence against himself when he gives his specimen handwriting or impressions of his fingers, palm or foot, etc.? The answer to that, in our opinion, is in negative. Then Supreme Court continued and said that the evidence of specific handwriting or impressions of the accused person's fingers, palm or foot will incriminate him only if on the comparison of these with certain other handwritings or certain other impressions or identity between the two sets is established. By themselves, these impressions or handwritings do not incriminate the accused person or even tend to do so. That is why it must be held that by giving these impressions or specimen handwriting, the accused does not furnish the evidence against himself. So when an accused person is compelled to give a specimen handwriting or impressions of his fingers, palm or foot, it may be said that he has been compelled to be a witness, but it cannot be said that he has been compelled to be a witness against himself. ये रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, that as to why these things are not held by article 20 clause 3. अब हाल ही में रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो 2 अगस्त 2019 को डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर दे दी टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव वॉइस सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पावर दी है ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, ये बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 142 दी है और बोला है कि जब तक पार्लियामेंट इस पॉइंट पे कोई लॉ नहीं बना देती तब तक वी आर कंसीडरिंग दिस पावर टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब ये किस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ. अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन बाय वॉइस भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अक्यूज्ड वॉइस सैंपल ना दे तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंपेल करवा सकता है कि वॉइस सैंपल दो? अगर करवा सकता है तो कैसे करवाएगा?
ऑब्वियसली सेक्शन 53 के बेसिस पे। और अगर सेक्शन 53 के बेसिस पे करवाएगा तो क्या वो राइट टू प्राइवेसी या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट बिकम्स अ नेसेसरी फैक्टर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली अराइज किया रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में, और सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर रेफरिंग मेनी जजमेंट्स इंक्लूडिंग के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, उसको रेफर करते हुए, बाकी जजमेंट्स को रेफर करते हुए उन्होंने बोला वी हैव टू कंसीड द पावर टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दैट ही हैज़ द पावर टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव सैंपल ऑफ हिज वॉइस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। तो जब तक पार्लियामेंट इस बात पे स्पेसिफिकली लॉ नहीं बना देती तब तक वी आर वेस्टिंग दिस पावर टू द ट्रायल कोर्ट्स बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन करके प्रिंसिपल नहीं निकाला है, ये पावर कंसीड ही की है बाय आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। देखिए, माई आइडिया ऑफ टीचिंग यू इज नॉट ओनली वॉट बट ऑल्सो वाई। तो लीगल रीजनिंग भी मैं आपको टीच करता हूँ जिससे आपको भी रीजन करना है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, और ये तभी आएगा जब आप केस लॉस पढ़ेंगे या जब आप देखेंगे कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे रीजन करता है, तो आपकी भी रीजनिंग वैसे ही धीरे धीरे बनने लगती है। अब एक पॉइंट से डील करता हूँ कि क्या इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर मान लीजिए कोई विटनेस कोर्ट में आके आइडेंटिफाई नहीं करता है और प्रोसिक्यूशन का केस दूसरे एविडेंस से प्रूव हुआ जा रहा है तो कोई बात नहीं, टीआईपी में नहीं प्रूव हो पाए तो क्या बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल से कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन का केस बाकी एविडेंस से प्रूव हो रहा है, सो ओनली फॉर द फैक्ट दैट देयर इज एन इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड बाय अ विटनेस वुड नॉट विशिएट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब उसके लिए कोर्ट ने साइमन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कुछ बातें बोली, और वो ये थी कि हो सकता है कि जो विटनेस है वो या तो भूल गया हो, या ही माइट हैव बीन ब्राइब्ड बाय द अक्यूज्ड, या ही माइट हैव बीन थ्रेटेंड बाय द अक्यूज्ड और वन ओवर बाय द अक्यूज्ड। बहुत रीजन हो सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला कि अगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस अलग तरीके से, प्रोसिक्यूशन का केस दूसरे एविडेंस से प्रूव हो रहा है, सो इट इज़ नॉट एट ऑल मटेरियल कि वन विटनेस इज नॉट आइडेंटिफाइंग द अक्यूज्ड पर्सन। सिमिलरली कहाँ पे टीआईपी और बेकार हो जाती है, अगर अक्यूज रंगे हाथों सीन ऑफ क्राइम पे पकड़ लिए गए तो टीआईपी को एस्टैब्लिश करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको मैं कुछ केसेस बता चुका हूँ जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बाय फोटोग्राफ होती है। मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फोटोग्राफ के थ्रू टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द टाडा एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वायलेट्स द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 21। अब ये एक्ट तो रिपील्ड कर ली गई है, लेकिन करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ना कोर्ट ने वहाँ पे टाडा एक्ट के सेक्शन 22 को आर्टिकल 21 का वायलेशन पाया था। अब प्रेजेंट टाइम में रविंदर कुमार पाल वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रविंदर कुमार पाल एलियास दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2011 वॉल्यूम नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 490। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फोटो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज एंड टीआईपी परेड आर ओनली एड टू इन्वेस्टिगेशन and the evidence of the identifying witness inside the courtroom is the substantive evidence. The logic behind TIP, which includes photo identification, lies in the fact that it is only an aid in the investigation. तो देखिए, फोटो आइडेंटिटी से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इसके लिए आप रविंदर कुमार पाल भी कोट कर सकते हैं, आप सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली भी कोट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन बाय वॉइस के लिए आप मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी कोट कर सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द ट्रायल पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस कंसर्निंग कंस्पिरेसी फॉर मर्डर, द विटनेस हर्ड द अक्यूज्ड व्हाइल द अक्यूज्ड वाज डिमांडिंग मनी फ्रॉम द विक्टिम एंड सब्सिक्वेंटली द विटनेस आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड बाय द वॉइस ऑफ द अक्यूज्ड. Then the Supreme Court held that the evidence tendered by the witness identifying the accused by his voice was reliable. अब एक पॉइंट है कि क्या conviction on the sole testimony of identification can be held to be reliable अगर prosecution के पास कोई भी अदर एविडेंस नहीं है. तो एक चीज़ को याद रखिएगा, conviction on sole testimony of the identification, अगर ऐसा व्यक्ति injured witness नहीं है, आई विटनेस नहीं है और प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी एविडेंस नहीं है,
तो ऐसे में एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक बड़ा ही वीक एविडेंस माना जाता है और जनरली कोर्ट इस पे ज़्यादा रिलायंस नहीं देता है। तो जनरली आपका आंसर ये होना चाहिए कि एज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस और प्रूडेंस, conviction cannot be based solely upon it unless there are other evidences to corroborate the evidence of the witness and support the case of the prosecution. अब देखिए इस कंटेक्स्ट में एक केस सुनिए, शेख हसीब एलियास तबारक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये केस बस आपको एक इलस्ट्रेटिव केस दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का पूरा केस एक ही चीज़ पे टिका था, वो था ये आइडेंटिफाइंग विटनेस में। इसमें अक्यूज पर्सन को एक प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 जिनका नाम था जादू नंदन सिंह, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ऊपर से बात ये थी ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी थे, तो ऑलरेडी कोर्ट को थोड़ा शक हो गया। अब कोर्ट ने पूरा एविडेंस ध्यान से देखा और बोला कि जो टेस्टिमनी है इनकी ये थोड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि जब टीआईपी हेल्ड हो रही थी तो परेड में क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सजेस्ट किया गया था कि ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द अक्यूज पर्सन। और दूसरी बात जो टेस्टिमनी है इनकी कि ही वॉज एबल टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई द अपेलेंट्स दैट दे वर 2 डकैट्स हेलिंग फ्रॉम द विलेज ऑफ बनौदा, दैट क्लियरली मेड श्योर दैट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो फिर यूजलेस हो जाता है, क्योंकि अगर आपने तुरंत ही पहचान लिया कौन है किधर है तो आइडेंटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है व्हेन यू न्यू ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो कोर्ट को इनकी आइडेंटिटी पे बड़ा शक था, ठीक है। ऊपर से द फैक्ट ही वॉज ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर, तो इवन दो देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ दैट द टेस्टिमनी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट थोड़ा कॉशन से चलता है ऐसी टेस्टिमनी पे। और कॉशन से चलने का कारण ये था इस केस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गौर किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इंटरपोलेशन का एलिगेशन था जिसको ये डिस्पेल नहीं कर पाए। दूसरी बात थी ये जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो इनहेरेंटली इनकंसिस्टेंट था। तीसरी बात थी जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने प्लेस ऑफ ऑकरेंस, टाइम और ये बता दिया कि इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड द अक्यूज पर्सन, कि जैसे मैंने क्राइम देखा मुझे पता चल गया था ये 2 डकैट्स थे, इनका ये नाम था, ये किस विलेज से थे। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपको नाम पता था, सब कुछ चीज़ें पता था, तो फिर टीआईपी होल्ड करने की ज़रूरत ही क्या थी। कोर्ट को फिर शक हो गया। कोर्ट ने कहा कि वी हैव टू अक्विट द अक्यूज, क्योंकि एक ही एविडेंस है, वो भी दैट इज आइडेंटिफिकेशन बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 दैट हु इज ऑल्सो अ पुलिस इंस्पेक्टर, एंड इन लाइट ऑफ द inconsistencies in his statement we do not think that is a fit case to rely upon his testimony. अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है आपको समझाने के लिए कि चीज़ें होती कैसे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। आप को एग्ज़ाम में सवाल नहीं आएगा, और लेट मी टेल यू कि क्या होता है रियलिटी में, हाउ डू यू कंडक्ट इट, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ होल्डिंग अ टीआईपी, एंड व्हाट आर इट सेफगार्ड्स, कैसे एक्चुअली में किए जाते हैं ये। तो पहले तो एक जजमेंट है बिरय सिंह वर्सेस स्टेट का 1953 क्रिमिनल लॉ जर्नल 18 पेज नंबर 1870 इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये होल्ड हुआ था। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि ये 6 पॉइंट ध्यान रखने चाहिए वाइल यू आर होल्डिंग अ टीआईपी। पहला, द अक्यूज्ड इज नॉट नोन टू द विटनेस और विक्टिम बिफोर द ऑकरेंस ऑफ क्राइम। Secondly, the witness gave a vivid description of the accused in their statements or in an FIR. Third is, when the witness say in the examination by the investigative officer that they would be able to recognize some of the criminals. Fourth, when the accused was seen for a sufficient time by the witness and picked up on his distinctive features, etc. in order to recollect later on. Fifth, surrounding circumstances like condition of light, etc. were sufficiently favorable, showing the features of the accused. And sixth, whether they were the peculiar features with respect to the accused and a mention was made in an FIR or statements etc. अब डूज एंड डोंट्स जान लीजिए TIP होल्ड करने के लिए। डूज, पहला, TIP should be held as soon as after the arrest and it is not a ground for rejection of bail, कि TIP होनी है, it is not a ground for rejection of bail, और अरेस्ट के तुरंत बाद TIP हेल्ड हो जानी चाहिए। सेकेंडली, police should take steps to arrange TIP by a magistrate only. Third is, it is desirable to get identifier statement recorded under 164 of the CRPC before the investigation.
Fourth, identifier should also identify the accused or property in the court as identification proceedings are not substantive evidence. कि मतलब पहले आप TIP में आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद कोर्ट में भी आइडेंटिफाई करना है. ये नहीं कि सिर्फ TIP में आइडेंटिफाई कर लिया और आप कोर्ट में नहीं आइडेंटिफाई कर लिए, बिकॉज TIP आपको पता है इज नॉट अ सब्सटेंशिव एविडेंस. इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन इन द कोर्ट विच इज अ सब्सटेंशिव एविडेंस. Fifth is identification of persons differs from the identification of property. अब don'ts क्या नहीं करना चाहिए. First, there should not be any delay in arranging TIP after the arrest of the accused. Even if the accused is released on bail, he has to attend TIP, but its sanctity in that case might be lost. Secondly, TIP should not be held by police as it would be hit by section 162 of the CRPC. Third is, there is no bar that private persons should not conduct TIP, but it is not advisable. Fourth, do not show the suspects to the witness. Fifth, do not show the photographs of the suspects to the witness. Sixth, police officer should see the photographs of the accused is not published in the newspaper. Seventh, do not allow the presence of a police officer during TIP. Then I will tell you the general precautions and procedures to be held by the magistrate during TIP. वो क्या है? First, after making all the arrangements, police should completely leave the place to conduct the actual identification proceedings. Secondly, the accused, as far as possible, be mingled with the persons of similar description, status, build, age in proportion of minimum 1:5 and the maximum 1:10 ratio, and they must be made to take their positions around with the persons whom they are mingled or in the line. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ये जो होते हैं ना 1:5 रेशियो या 1:10 का रेशियो, इसमें एक होता है जो एक्चुअल अक्यूज्ड है और बाकी डमीज होते हैं. ये विटनेस की मेमोरी चेक करने के लिए होते हैं. और ऐसा नहीं हो सकता कि एक अक्यूज के पास टैटू है और बाकियों के पास नहीं है. सिमिलर बिल्ड, सिमिलर थोड़ा टैटू का मार्क होना चाहिए. अगर नहीं है तो बना दें इन ऑर्डर टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ विटनेस. ठीक है. तो जो डमी का रेशियो होगा क्या होगा? मिनिमम 1:5, मैक्सिमम 1:10. दूसरा, जो डमीज होंगे वो सेम डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, बिल्ड एंड एज के होंगे और सेम प्रपोर्शन के होंगे. लेट अस सपोज अगर विटनेस बोले कि अक्यूज्ड काले रंग का था, तो सेम कॉम्प्लेक्शन के लोग लगाए जाएंगे. ये नहीं कि एक गोरा लगा दिया एक काला लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा. सेम कॉम्प्लेक्शन के होने चाहिए. ठीक है. यू माइट बी गेटिंग दिस पॉइंट. Now third is, suspect should not be made to stand together. Fourth is, magistrate or other person should satisfy that there are no persons or police officers at the time of TIP. Fifth is, witnesses are to be kept out of view from the premises where the parade is taking place, and it is not possible to communicate with them by signals or other communication. Sixth, if a witness makes a statement, then it can be recorded. Seventh, further details which took place at the time of identification should be recorded in the proceedings. Eighth, after identification of one witness is over, care should be taken to see that the witness does not mingle or communicate with the other witness from whom the identification parade is yet to be conducted. Ninth, the identification by one witness is over, the whole parade will be reshuffled and the accused can take different positions. 10th, if the accused is willing to change their dress, they should be allowed to do so. 11th, if any accused makes any objection, it should be recorded. 12th, if there are any visible marks available on the accused which are likely to facilitate his identification, then it is the duty of the personnel conducting the investigation either to cover up such marks or mix that accused with several other persons having similar marks. Failure to take this precaution is sufficient to take away the value of identification. After the completion of the identification parade and drawing up of the proceeding, a certificate must be appended duly signed by the magistrate or the panchayat dars or the punch witness as the case may be. 13th, accused generally will not demand a TIP, but if any demand is made by the accused, the police may arrange or consider the same. Accused generally demand नहीं कर सकता, लेकिन prosecution और पुलिस चाहें तो उसकी डिमांड पे ऐसा कर सकते हैं. फिर अदर प्रिकॉशंस क्या हैं?
मिक्सिंग ऑफ सस्पेक्ट्स एंड इनोसेंट पर्सन्स, दैट इज नॉन सस्पेक्ट्स, ये ज़रूरी है. द प्रॉपर वे टू होल्ड अ TIP is to put each suspect separately for identification mixed with a large number of innocent men as possible, in any case not less than 9 or 10. When several suspects are required to be identified and they are put up for identification separately, care should be taken to see that the innocent person mixed up or changed with every change of suspect, or otherwise the benefit of holding separate identification would vanish. Then concealment of distinct marks, ये ऑलरेडी डील कर चुके हैं. साथ में सेम एज ग्रुप के लोग होने चाहिए, जैसा कि विटनेस ने डिस्क्रिप्शन बताया है, उसी एज ग्रुप के लोग होने चाहिए. कि अगर बोला गया है कि अक्यूज्ड 18 से 35 साल की उम्र के बीच का लग रहा था, तो ये नहीं आप 35 साल कह रहा हूँ, 65 साल के लोग खड़े कर दिए, नहीं. सेम डिस्क्रिप्शन सेम बिल्ड का होना चाहिए, जिससे विटनेस की जो मेमोरी है बहुत अच्छे से टेस्ट की जा सके. अब TIP परेड के कुछ सेफगार्ड्स होते हैं, वो क्या है? पहला, आइडेंटिफिकेशन परेड मस्ट बी आइडली बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल. वो हो गया. JM या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा TIP, और उसको वो कंडक्ट करने से पहले पूरे फैक्ट्स एक्वेंट कर लेने हैं कि सर्कमस्टेंसेज में क्या है. He must take note of the suspects who are yet to be identified and the witness who shall be identifying the suspects. जहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस को पूरी तरीके से पता है अक्यूज्ड कौन है या सस्पेक्ट कौन है, तो वहाँ पे TIP होल्ड नहीं की जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ पब्लिक टाइम एंड मनी. अब ये मैजिस्ट्रेट्स के लिए, ये मैजिस्ट्रेट्स के लिए डायरेक्शन है, मैजिस्ट्रेट को सेफगार्ड्स इंश्योर करने. देन ideally before conducting TIP, two independent and well thought of individuals not connected or associated with police officials may be called up by the police official to participate in TIP. ये पंच विटनेस कहे जाते हैं. And the judicial and executive magistrate should brief these independent individuals about the facts of the case and also who is to be identified and who are to come forward to identify such persons. इन अदर वर्ड्स आई विटनेस क्या है, आइडेंटिटी आई विटनेस की सारी भी बतानी होती है उन पंच विटनेस को. देन ऑल ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स मस्ट बी आस्क्ड टू इमीडिएटली विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम द रूम वेयर TIP इज टू बी कंडक्टेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट वुड बी हिड बाय 162 ऑफ द CRPC. वो CRPC का टॉपिक है, आई विल नॉट इलैबोरेट यहाँ पे, वरना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए. देन आइडियली TIP मस्ट नॉट बी हेल्ड इन पुलिस स्टेशन बिल्डिंग, बट सेपरेट रूम्स मस्ट बी रिजर्व फॉर होल्डिंग TIP परेड इन अ सेपरेट बिल्डिंग. ठीक है. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल कर दिया है कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज TIP जो है पुलिस स्टेशन में भी हो सकती है, प्रोवाइडेड वही प्रिकॉशंस हों और पुलिस ऑफिसर्स उस स्पॉट से चले जाएं. ठीक है, तभी TIP होल्ड हो सकती है. पुलिस ऑफिसर शुड लीव दैट स्पॉट. लेकिन वो रेयर इंस्टेंसेज में होगा, ये जनरली रूल नहीं है. ठीक है, ये एक्सेप्शन है. फिर अगर अक्यूज या सस्पेक्ट जो JM या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए, जो TIP कंडक्ट करवा रहा है, और वो कहता है, सस्पेक्ट कहता है कि मुझे परेड में इस स्पॉट पे रहना है, तो उसको रहने देगा. जिस स्पॉट पे अक्यूज रहना चाहता है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, whoever is conducting the parade, would allow the accused to stay at the spot where the accused desires. Then accused has no right to cover his face while the test identification parade is going on. So it is necessary that adequate number of dummies are made to stand with the accused or suspect in the TIP, and ideally each accused must be put to identification disjointedly. ठीक है. If the accused desires to change his dress, then the judicial or executive magistrate must allow him to do so. The judicial or executive magistrate must mention in the identification memo whether the identifying witness identified the accused or suspect straight away, or after some hesitation, or after pointing out at a wrong person then later correcting themselves. ये सारी चीज़ें JM या executive magistrate, whoever is conducting the TIP, will record. Then the police authorities must ensure that the delay in conducting TIP should not result in exposure of the identity of the accused. Then if the manner of holding TIP parade shows that doubt or suspicion on police officials, then TIP will have no evidentiary value. लेकिन अगर मान लीजिए गलती से पुलिस ऑफिसर कहीं पे प्रेजेंट रह गया या पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पे प्रेजेंट रह गया, तो TIP जो कंडक्टेड हुई है विशिएट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी, स्पेशली व्हेन नो प्रेजुडिस हैज बीन शोन टू बी कॉज्ड टू द अक्यूज्ड. If the parade takes place inside a prison, then the prison officer should be present throughout the parade. Now JM
or executive magistrate must prepare the details regarding time, place and date of the parade and details of the punch witness and names of the person standing in the parade and the statements made by identifying witness. और एक उसको आइडेंटिफिकेशन मेमो कहते हैं, और आइडेंटिफिकेशन मेमो प्रिपेयर किया जाता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में. अब ये था थोड़ा प्रैक्टिकल सर्कुलर्स, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सिखाया जाता है. जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे तो जुडिशियल एकेडमी में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे प्रैक्टिकली होता है. तो देखिए, जिन लोगों को प्रैक्टिस में जाना है ना, उन लोगों को ये चीज़ें अभी से जाननी होती हैं, क्योंकि दैट इज़ वाई दे कैन फाइंड लैक्यूना इन द प्रोसिक्यूशन केस, और ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर ढंग से चीज़ें नहीं कंडक्ट हुई हैं. और जो जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए सिंपली ये है कि इन चीज़ को लेके अवेयर रहें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको एग्जाम के लिए सिर्फ केस लॉज और सेक्शन नंबर याद होना चाहिए. बेयर एक्ट, केस लॉज बाय आई मीन प्रिंसिपल्स याद रखिएगा और कंक्लूजन याद रखिएगा. अब एक इंटरनेशनल सिनेरियो भी मैंने आपके लिए रख रखा है, टर्नबुल गाइडलाइंस ऑन आइडेंटिफिकेशन. आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं, और न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इन सारी सिचुएशंस को लेके वहाँ पे देखा गया है कि जो आइडेंटिफाइंग जो एविडेंस है ना इंग्लैंड और बाहर जगह पे, वो काफ़ी अनरिलायबल माना गया है, होपलेसली अनरिलायबल कहा गया है. तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील ने आर वर्सेस टर्नबुल में कुछ गाइडलाइंस रखी थी, और यह था कि थोड़ा कॉशन रखना ज़रूरी होता है. अ विटनेस हु इज़ ऑनेस्ट कैन बी रॉन्ग, अ विटनेस हु इज़ कन्विंसिंग में स्टिल बी रॉन्ग, वन विटनेस में बी रॉन्ग, एक्सेट्रा. ये सारी गाइडलाइंस हैं. तो ये कोर्ट ऑफ अपील को लेके हैं और ये इंग्लैंड को लेके हैं. ये एकेडमिक वैल्यू है आपके लिए, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं दे हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. ठीक है. सो दैट वाज इट रिगार्डिंग टीआईपी. आपके लिए पूरा टीआईपी का लॉ समराइज कर दिया है, एंड देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दिस, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे. टुमारो विल डील विद सेक्शन 10, 11 एंड छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे प्ली ऑफ एलाबाई सेक्शन 11 में एक्सेट्रा. उन सबको डील करते हुए हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है. तो दैट इज़ इट. आई विल सी यू टुमारो.